हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन में। मेरा नाम है कौशल कुमार। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हम कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी, जी हाँ, खगोल विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, खगोल विज्ञान में ये हमारा आज 7वां लेक्चर होने वाला है और इसमें हम आपको कराने वाले हैं चंद्रमा। जी हाँ, आज हम आपको मून के बारे में कराने वाले हैं कुछ बातें कि यानी कि हमारी जो मून है, यानी कि जो हमारा चंद्रमा है, चंदा मामा जी हैं, उनका जन्म कैसे हुआ, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि इसके उत्पत्ति के क्या क्या सिद्धांत दिए जाते हैं और कुछ फैक्चुअल बातें बताएंगे। इसकी घूर्णन गति और परिक्रमा गति के बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ आपको चंद्रमा की जो कलाएं हैं, वो कितनी कलाएं होती हैं, उनको भी हम समझाएंगे। और साथ ही हम कराने वाले हैं आपको आज सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के क्या क्या कारण होते हैं। और चलिए इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा उत्पत्ति के सिद्धांत। जी हाँ, आप सभी को पता है कि हमारे भारतीय समाज में हम चंदा को मामा कहते हैं। जी हाँ, चंदा को अगर मामा कहते हैं तो आप सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये हमारी पृथ्वी है तो जल्दी से बताइएगा कि इसको हम क्या कहते हैं, धरती माता। अगर हम इसको धरती माता कह रहे हैं पृथ्वी को, तो जल्दी से बताइएगा चंदा को हम मामा कह रहे हैं, तो यानी कि हमारी पृथ्वी का भाई हुआ कौन, चंद्रमा। यानी कि तभी वो हमारा मामा लग सकता है जब वो पृथ्वी का भाई हो। अब कंडीशन आप जरा देखने का, समझने का प्रयास कीजिएगा कि काफी सारे लोग बोलते हैं कि जो हमारा ये जो चंदा मामा है ना, ये पृथ्वी से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। अभी पृथ्वी से इसकी उत्पत्ति हुई है तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक भाई का जन्म मां से हो सकता है ना। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा जरूर हो सकता है कि दो बच्चे किसी एक ही संतान हो, लेकिन बहन से भाई की उत्पत्ति, ये तो असंभव सी बात लगती है। फिर भी देखिए संयोग क्या है, साइंस क्या कहता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। और कभी कभी आपको पता, आपने सुना होगा कि जब बचपन होता है तो बचपन सामान्य गुजरा होगा आपका भी, और आपको सिखाया जाता है कि हमारे चंदा मामा होते हैं। और जैसे जैसे धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हैं ना, तो फिर माता जी कहती होंगी कि चांद के टुकड़े से दुल्हन लेके आएंगे आपके लिए, चांद जैसी दुल्हन लेके आएंगे। यानी कि अभी जब बचपन था तो चंदा मामा क्या थे, मेल थे, लेकिन आपकी जवानी आई तो चंदा मामा फीमेल हो गए। ये भी एक अपने आप में अद्भुत चीज है। चलिए, ये तो थी थोड़ी सी मजाक की बातें, लेकिन अभी फिलहाल बात कर लेते हैं एक्चुअल में कि हमारा जो चंदा मामा है, यानी कि चंद्रमा है, इसकी उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है हमारा पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित सिद्धांत। तो पृथ्वी की उत्पत्ति हमारा 4.6 अरब वर्ष पहले मानी जाती है, यानी कि 4.6 अरब साल पहले, यानी कि लगभग मोटा मोटा अगर मान के चलें तो 450 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद अगर हम चंद्रमा की उत्पत्ति देखें तो हमारा लगभग 4.4 अरब साल पहले हमारे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। ये जो हमारा पृथ्वी के घूर्णन संबंधी सिद्धांत है, इसमें बताया गया कि प्रारंभ में हमारी जो पृथ्वी थी बिल्कुल ये आग के गोले की तरह थी। ये जो आप पृथ्वी देख रहे हैं ना, ये आग के गोले की तरह थी और ये लगातार घूर्णन कर रही थी। तो घूर्णन गति के कारण क्या हुआ, इसमें वलयन उत्पन्न हुआ। जी हाँ, घूर्णन गति के कारण इसमें वलयन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई और जैसे ही हमारा इसमें वलयन उत्पन्न हुआ तो इसमें से एक भाग निकल गया। जैसे ये पिंगलित अवस्था में थी ना, एक तरीके से क्या था, पिंगली हुई चीज थी, और जब ये लगातार घूम रही है तो घूमते घूमते क्या हुआ, ये हमारी पृथ्वी थी और लगातार घूमते घूमते इसमें हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। कैसा स्ट्रक्चर बना, ऐसे ये डंबल की तरह शेप का हमारा आकार का बन गया। आप जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, कैसे आकार का बना, डंबल के आकार का इसकी आकृति बन गई। हमने थोड़ी सी गलत बना दी थी, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो डंबल के आकार की क्या बनी, आकृति हमारी बन गई। जब पृथ्वी की आकृति डंबल के आकार की बन गई तो ये क्या होगा, जल्दी से बताओ, ये पृथ्वी का भाग अब जल्दी जल्दी ठंडा होने लगेगा। ये पृथ्वी की जैसे ही परपति ठंडी हो रही थी ना, ठंडी हो रही थी, तो ठंडे होने की प्रक्रिया में क्या हुआ, ये लगातार एक हिस्सा यहां सिकुड़ता गया और एक टाइम ऐसा आया कि लगातार क्या हो गया, घूमते घूमते अचानक टूट गया। इसी से बना हमारा चंद्रमा। तो कुछ नहीं है, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित सिद्धांत ये कहता है कि लगातार पृथ्वी में गति उत्पन्न हो रही थी और गति उत्पन्न होने के कारण उसमें एक उभार पैदा हुआ और उभार पैदा होने से
पृथ्वी का एक छोटा हिस्सा निकल गया और अचानक घूमते 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 एक ऐसा टाइम आया कि जब ये टुकड़ा पृथ्वी से क्या हो गया, अलग हो गया। और ये टुकड़ा छोटा था और पृथ्वी की ग्रेविटी फोर्स के कारण ये इसके चारों तरफ, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चारों तरफ क्या करने लगा, इसकी परिक्रमा करने लगा। इस तरीके से हमारे चंद्रमा की उत्पत्ति हमारी पृथ्वी से मानी जाती है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो ये था हमारा क्या, पृथ्वी के संबंध में घूर्णन संबंधी सिद्धांत, सॉरी चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में पृथ्वी का घूर्णन सिद्धांत। एक सिद्धांत और है जिसको सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है, यानी कि चंद्रमा की जो उत्पत्ति हुई, दूसरा सिद्धांत कहता है द बिग स्प्लिट सिद्धांत। जी हां, द बिग स्प्लिट सिद्धांत का मतलब है इसमें ऐसी मान्यता है कि कोई एक बड़ा आकाशीय पिंड यानी कि उल्का पिंड हमारी पृथ्वी से टकराया। यानी कि आपको पता होगा, मैंने बताया था पहले भी आपको कि इजिप्टा नाम का एक उल्का पिंड था जो हमारी पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी का आधा भाग अंदर धंस गया, जिसके कारण प्रशांत महासागर बना। लेकिन कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि एक बड़े आकार का हमारा जब उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था, तो जब कोई भी चीज देखिए ना ऐसे करके पृथ्वी से ऐसे टकराई तो अंदर को धंसेगा ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए कि पृथ्वी से कोई उल्का पिंड आ रहा था और ऐसे टकराया और इसका ये वाला हिस्सा तोड़ गया हो, है ना, ऐसा हुआ हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। तो इन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया, जिसके कारण क्या हुआ, पृथ्वी का एक हिस्सा टूट के क्या हो गया, पृथ्वी से एक बड़ा सा उल्का पिंड आ रहा था, ये बड़ा सा उल्का पिंड आ रहा था और जैसे ही पृथ्वी से टकराया तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा क्या हो गया, टूट गया और ये चारों तरफ घूमने लगा पृथ्वी का। यही हमारा चंद्रमा था। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? और जब ये भाग टूटा तो यहां पर क्या हुआ होगा, यहां पर गड्ढा हुआ होगा, यहां पर गर्त बनी या गड्ढा हो गया और ये जो गर्त है ना, यहीं पर आज क्या बन गया, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर का निर्माण हमारा चंद्रमा की उत्पत्ति के समय ही माना जाता है। वैज्ञानिकों का ऐसा मान्यता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे दो सिद्धांत हैं चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप द बिग स्प्लिट सिद्धांत या थ्योरी को आप याद रखेंगे क्योंकि ये सबसे सटीक मानी जाती है। किसके मामले में? चंद्रमा की उत्पत्ति के मामले में। चलिए आगे बात करते हैं कि जो चंदा है ना, मैंने बता दिया आपको, चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। अरे चंद्रमा को क्या कहा जाता है? रात की रानी। क्यों? क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखाई देता है रात में। और रात में क्या है, ये पूरे मतलब सब पूरी की पूरी पृथ्वी पे अगर प्रकाश का स्रोत देखें तो सूरज है, लेकिन उसके प्रभाव में आके कौन चमकता है? चंद्रमा चमकता है। इसलिए रात को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चंद्रमा की वजह से प्रकाश है, इसलिए इसको रात की रानी कहा जाता है क्योंकि बहुत सुंदर होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर हमारी पृथ्वी से, ये हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी आप देखेंगे ना तो 3,84,400 किलोमीटर है। जी हां, 3,84,400 किलोमीटर दूर हमारा चंद्रमा हमारी पृथ्वी से है। समझ रहे हैं आप? एक और बात समझ लेते हैं कि चंद्रमा की दो गतियां होती हैं। जैसे हमने हमारी पृथ्वी की दो गतियां हैं, वैसे ही हमारी चंद्रमा की क्या है? दो गतियां ही हैं। कौन सी गतियां हैं? एक तो है हमारा घूर्णन गति। अगर आपको घूर्णन गति समझ में नहीं आती ना, तो जब कोई भी चीज एक ही स्थान पे अपनी कीली पे घूमे ना, उसे घूर्णन गति कहते हैं। आप लोगों के घर में सीलिंग फैन तो सबके घर पास, मतलब घर में होगा ना, सबके पास ही होता है। तो आप जरा पंखे को देखिएगा, जब वो छत पे लटका रहता है ना पंखा और वो चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है, उसी को कहते हैं घूर्णन गति। कैसे? कि मान लो इसको पृथ्वी, इमेजिनेशन मत करो, इसको इमेजिनेशन करो कि ये चंद्रमा है। तो जब ये अपनी कीली पे ऐसे करके घूम रहा है तो क्या हो जाएगा? इसे कहेंगे घूर्णन। क्या कहेंगे इसे? घूर्णन गति। एक होता परिक्रमा गति। परिक्रमा गति का सबसे अच्छा उदाहरण है कि आपने शादी में जो फेरे लेते हुए देखा होगा ना, दूल्हा दुल्हन को, उसी कहते हैं परिक्रमा कर रहे हैं। या फिर आप कहीं यात्रा गए होंगे, माता जी की यात्रा पर, मतलब देवी माता जी की यात्रा पर, या हमारे किसी भी भगवान की यात्रा पर। यात्रा मतलब अरे परिक्रमा करनी होती है ना, जैसे गोवर्धन की आप यात्रा करके आते हैं, मथुरा वगैरह आप जाते हैं तो,
है ना। तो यहां पर क्या करना रहता है, आप कोई भी ऐसी चीज है और इसके चारों तरफ घूमते हैं, चारों ओर पास घूमते हैं। तो चंद्रमा भी क्या करता है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर पास। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा चंद्रमा है, तो ये अपनी नोक पर तो घूम ही रहा है, अपनी धुरी पर तो घूम रहा है, साथ में ये इसके चारों ओर पास भी घूम रहा है। तो इसके चारों ओर पास जब घूमता है ना एक परिपथ पे, इसी को कहते हैं परिक्रमा गति। अब इस परिक्रमा गति से, ये परिक्रमा गति और घूर्णन गति कितने टाइम में पूरा करता है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 27 दिन 7 घंटे में अपनी परिक्रमा गति को पूरा करता है। इसका मतलब ये बैठता है कि अगर हमारा ये चंदा मामा है ना, ये चंदा मामा जब ये इसकी परिक्रमा कर रहा है तो कितने दिन में पूरा करेगा, 27 दिन 7 घंटे में। लेकिन एक और अद्भुत चीज देखिए, जब ये अपना घूर्णन पूरा करता है ना, तब भी ये हमारा 27 दिन 7 घंटे में, यानी कि इसकी घूर्णन और परिक्रमा गति लगभग समान है। अगर इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, इसी की वजह है, यानी कि इसकी घूर्णन गति ही है जिसके कारण हम हमेशा चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा देख पाते हैं, चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा देख पाते हैं। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, ये चंद्रमा का पहला भाग है और ये चंद्रमा का दूसरा भाग है। अब जरा समझिएगा कि अगर इसका घूर्णन गति ना थोड़ा देर में होता, और मान लीजिए पृथ्वी की क्या कर रहा है, परिक्रमा, तो अगर परिक्रमा कर रहा है तो ऐसे 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 जाते जाते हो सकता है ना, ऐसा हो जाता, देखो अगर ये ऐसे रहता ना तो ऐसे करके रहता, ऐसे करके रहता, तो जाते जाते हो सकता है, आपको कौन सा भाग दिखाई दे रहा है, पहला, दूसरा नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे करके आएगा ना, तो आपको कौन सा भाग दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा ये दूसरे वाला भाग। नहीं समझ में आ रहा, देखिए जरा, ये पहला भाग है और ये परिक्रमा कर रहा है, मान लो ऐसे करके, तो अभी आपको कौन सा भाग दिखाई दे रहा है, पहला ही दिखाई दे रहा है ना। लेकिन पृथ्वी पर खड़े होते तो दूसरा भाग भी दिखाई देता। अरे देखो ना, ये पहला भाग है और ये पृथ्वी पर आप खड़े हो, आप पृथ्वी पर यहां पर खड़े हो, और ये कौन सा भाग है, पहला भाग। और मान लीजिए चंद्रमा यहां था, आप यहां खड़े हुए, तो आपको कौन सा भाग दिखाई दे रहा है, पहला। और ऐसे करके अगर मान लीजिए घूम रहा होता, घूम रहा होता, घूम रहा होता, तो क्या पहला भाग दिखाई देता, अब दिखाई देगा आपको कौन सा भाग, पृथ्वी से दूसरा भाग, अगर ऐसा होता तो। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, ये अपने अक्ष पर भी तो घूम रहा है, इसीलिए पृथ्वी का हमेशा, चंद्रमा का हमेशा एक ही हिस्सा दिखाई देता है। कैसे, समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए ये हमारा पहला भाग है, तो अब ये क्या है, अगर ये ऐसे गति करता, अगर ये ऐसे गति करता तो इसका दूसरा भाग भी दिखाई देता। लेकिन ये अपने घूर्णन भी तो कर रहा है परिक्रमा के साथ साथ, तो देखो जरा, अब ये घूम रहा है धीरे धीरे, ये अपने घूर्णन गति पर भी घूम रहा है धीरे धीरे, ये अपने घूर्णन गति पर भी घूम रहा है धीरे धीरे। तो जैसे ही इसने हमारा क्या किया, एक चक्र पूरा किया, तो घूर्णन गति के कारण केवल एक ही हिस्सा दिखाई दे रहा है, दूसरा हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा। आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि चंद्रमा के घूर्णन गति के कारण केवल हमको एक ही हिस्सा दिखाई देता है। चलिए, ये तो हो गई परिक्रमा गति और घूर्णन गति। और चंद्रमा का हमेशा हमको केवल एक ही हिस्सा दिखाई देता है, उसका रीजन भी आपको पता चल गया, क्योंकि घूर्णन गति है। क्यों घूर्णन गति, मान लीजिए ये चंद्रमा का फेस था और मान लीजिए ये पृथ्वी थी हमारी, अगर ये ऐसे रहता और ऐसे रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो अगर आप पृथ्वी पे खड़े होते ना, अगर आप मान लीजिए यहां पृथ्वी पे खड़े हैं और यहां से देख रहे हैं, तो आपको भी दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। लेकिन धीरे 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 जाते जाते यहां आते आते आपको कौन सा हिस्सा दिखाई दे रहा है पृथ्वी पर, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है पृथ्वी से। तो लेकिन इसकी परिक्रमा गति भी तो है। कैसे, जरा, जैसे अभी तो ये ऐसे घूम रहा है और अपनी कीली पर भी तो घूम रहा है, ये देखो ऐसे करके धीरे धीरे अपनी कीली पर घूमता आ रहा है, घूमता आ रहा है नहीं घूमता आ रहा, घूमता आ रहा है कि नहीं घूमता आ रहा। मतलब कहने का मतलब यह है कि 27 दिन 7 घंटे में ये परिक्रमा भी पूरी करता है और घूर्णन गति भी पूरी करता है, जिसके कारण केवल चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखाई देता है, ठीक है ना। अब ये हमारा जब ये परिक्रमा करता है ना, तो ये दीर्घवृत्त आकार में परिक्रमा करता है। कौन सा, दीर्घवृत्त आकार। तो ये दीर्घवृत्त आकार क्या होता है, इसको भी देख लीजिए। देखिए, एक होता है वृत्त, जो हो गया हमारा गोला, यानी कि इसमें आप इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को देखें, आपको दूरी लगभग क्या मिलेगी, समान मिलेगी। लेकिन दीर्घवृत्त का आकार का मतलब होता है कि अगर किसी के सेंटर पॉइंट से आप देखेंगे, तो मान लीजिए सेंटर पॉइंट था, तो एक चीज तो होगी नजदीक, जबकि दूसरी चीज होगी दूर। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी में अंतर नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो जब ऐसे वृत्त बनता है ना, जैसे हमारा अंडा होता है, अंडा,
वैसे ही अंडे के सेंटर पॉइंट से आप देखेंगे ना तो एक हिस्सा तो नजदीक में नजर आएगा और एक हिस्सा थोड़ा सा दूर नजर आएगा, इसी को कहते हैं दीर्घवृत्त आकार। ठीक है ना। तो चंद्रमा भी हमारा किससे गति कर रहा है? दीर्घवृत्त आकार के रूप में हमारा गति कर रहा है। तो इससे दो स्थिति बनती है। पहली कि जब चंद्रमा सबसे नजदीक होगा किसके? पृथ्वी के। जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उपभू। क्या कहेंगे? उपभू। उपभू क्यों कहेंगे? क्योंकि भूमि मतलब पृथ्वी, धरती माता, और उप मतलब इसके नजदीक है ये। ठीक है ना। तो उपभू मतलब सबसे नजदीक जब चंद्रमा की स्थिति होगी पृथ्वी से तो इसे कहेंगे हमारा उपभू, और जो सबसे दूर होगा तो उसे कहेंगे हमारा क्या? अपभू। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। साथ ही चंद्रमा का सदैव मैंने बताया एक ही हिस्सा दिखाई देता है, कारण उसका मैंने बता दिया आपको, घूर्णन गति। और जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, अच्छा ये अमावस्या किसे कहते हैं? अमावस्या का मतलब है कि चंद्रमा जिस दिन दिखाई नहीं देता है, पूरी काली अंधेरी रात होती है तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता, उसे अमावस्या कहते हैं। तो पूर्णिमा किसे कहते हैं? यानी कि जिस दिन चंद्रमा पूरा गोल नजर आता है, पूरा का पूरा हमको दिखाई देता है ना, तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा पूर्णिमा का चंद्रमा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए, ये तो था हमारी ये बातें। आगे बात कर लेते हैं कि चंद्रमा की कुछ कलाएं भी होती हैं। जी हां, चंद्रमा जब अपनी परिक्रमा गति और अपनी घूर्णन गति करता है ना, तो इसके आधार पर भी चंद्रमा अपनी अलग अलग कलाएं दिखाता है। कलाएं मतलब वो पता चलता है कि इसकी कभी कभी स्थिति बदलती रहती है, कभी ये छोटा दिखता है तो कभी ये बड़ा दिखता है, कभी ये पूरा गोल दिखता है तो कभी ये आधा दिखता है, कटा हुआ। ऐसा क्यों होता है इसका भी आप समझ लीजिए रीजन। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा मान लीजिए सन है, ये हमारा क्या है? सन। और ये हमारा क्या है? पृथ्वी। और ये हमारे क्या है? ये चंद्रमा अपनी कलाएं दिखा रहा है। अब समझने का सबसे पहले प्रयास कीजिएगा कि अगर चंद्रमा मैं यहां पर लेके आ जाऊं, अगर मैं चंद्रमा को यहां पर लेके आ गया तो क्या होगा? ये वाला हिस्सा, भाई ऐसे करके समझो, अगर मैं ऐसे करके लेके आ जाऊं तो, और ऐसे करके आपको काट के दिखाऊं, मान लीजिए तरबूज की तरह होता और मैं इसको बीच में से काट देता, तो आपको केवल कौन सा हिस्सा नजर आ रहा है? आपको केवल ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है। क्या पीछे वाला हिस्सा नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो जल्दी से देखिएगा, अगर मैं ऐसे करके कर दूं, समझ रहे हो, तो जल्दी से बताओ रोशनी किस हिस्से पड़ेगी? इस हिस्से पे। रोशनी किस हिस्से पड़ेगी? इस वाले हिस्से पे। तो ये तो रिफ्लेक्शन करके उधर की साइड चला जाएगा ना, तो क्या आपको ये हिस्सा दिखाई देगा? नहीं। लेकिन हिस्सा कौन से वाला? ये पीछे वाला हिस्सा चमकेगा, लेकिन आप तो पृथ्वी पे यहां पर हो। जब तक आपके पास रिफ्लेक्शन नहीं पहुंचेगा तब तक आप कैसे पता लगाएंगे कि चंद्रमा दिखाई दे रहा है? क्योंकि चंद्रमा तो रिफ्लेक्शन से दिखाई देता है ना, लाइट की। तो यहां पर रिफ्लेक्शन क्या कर रहा है? पलट जा रहा है सूर्य की तरफ, तो ये हिस्सा आपको काला नजर आता है। इसी को कहते हैं हम अमावस्या। यानी कि जब ये हमारा सूरज, ये चंद्रमा है ना, इस पर सूरज की किरणें पड़ी और ये किरणें क्या हो गई? वापस रिफ्लेक्ट कर गई इधर की साइड, तो हमारा इतने हिस्से में तो सूरज दिखाई देगा, लेकिन सूरज का तो एक हिस्सा दिखाई देता है हमको, जो कि ये काला पड़ चुका है। इसलिए हमको ये पूरा का पूरा चंद्रमा कैसे नजर आता है? काला काला गोल। लेकिन काला रंग तो दिखाई ही नहीं देता आकाश में, इसीलिए चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा कहीं गायब हो गया है, चंद्रमा वहीं होता है, लेकिन प्रकाश का रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। इसी की वजह से हमारा चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देता। इसलिए हम इसको कहते हैं अमावस्या स्टार्ट हो गई है। और अमावस्या के अगले दिन क्या होता है? चांद धीरे धीरे गति करना स्टार्ट करता है। यानी कि चांद यहां पर आया तो चांद पर सूरज का केवल इतना प्रकाश पड़ रहा है और हम पृथ्वी पे खड़े हैं, तो ये रिफ्लेक्शन हमको दिखाई दे रहा है। जब हमको ये रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है तो चंद्रमा हमको कैसे नजर आता? ऐसे करके। क्या चंद्रमा ऐसे है? चंद्रमा ऐसे नहीं है, चंद्रमा तो पूरा गोल है, लेकिन हमको रिफ्लेक्शन के कारण केवल इतना हिस्सा नजर आता है। इसलिए हमको लगता है कि चंदा मामा कट गया है, यानी कि चंदा मामा पतला पतला दिखाई दे रहा है। फिर धीरे धीरे जब ये यहां तक कहानी बढ़ती है तो चंद्रमा पे रिफ्लेक्शन क्या होता है? और भी ज्यादा पड़ रहा है, तो इतना हिस्सा, तो ज्यादा हिस्सा जब चंद्रमा का दिखाई देगा तो हमको लगेगा चंदा मामा अब बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, यानी कि चंद्रमा के जो आकार है उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो अमावस्या से लेके पूर्णमासी की ये जो प्रक्रिया चलती है ये 14 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 14 दिन की। इसी को कहते हैं हम शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, माय मिस्टेक।
यानी कि अमावस्या से लेके पूर्णिमासी तक की जो हमारी चंद्रमा की गति है या उसकी कलाएं हैं, उसी प्रक्रिया को या उसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? शुक्ल पक्ष। और यहां पर आने के बाद देखिए ना, ये सूरज का प्रकाश आ रहा था तो पूरे हिस्से पड़ रहा था, तो पूरे आधे हिस्से पे पड़ेगा तो अरे आधे हिस्से को तो हम देख सकते हैं, तो आधे हिस्से को देख रहे हैं हमारा क्या, यानी कि अगर ये गोल है तो क्या इसके पिछले हिस्से को देख सकते हैं? अरे इतने हिस्सा तो दिखाई देगा, पिछला हिस्सा थोड़ी दिखाई देगा। और अब जब पूरा दिखाई दे रहा है तो हमको ऐसा नजर आएगा कि पूरा चंद्रमा हमको दिखाई दे रहा है, तो इसी को कहते हैं पूर्णिमा, क्योंकि उस समय पे हमारा पूरा का पूरा चंद्रमा गोल नजर आता है। फिर आगे प्रोसेस बढ़ेगा तो ऐसे ही रिफ्लेक्शन फिर चेंज हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा का केवल इतना हिस्सा दिखाई देगा, और ऐसे ही हम यहां पर आएंगे तो हमारा क्या रहेगा? चंद्रमा का फिर इतना हिस्सा, और आगे जाने के बाद फिर हमारा अमावस्या की अवस्था में पहुंच जाएगा। यानी कि पूर्णिमा से अमावस्या तक की प्रक्रिया या अवस्था को क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। इसका मतलब यह है कि जो हमारी अमावस्या है या पूर्णिमा है, ये हमारी पूर्णिमा कितने दिनों में एक बार आती है? जी हां, 28 दिनों के अंदर। पूर्णिमा हमारी एक बार कितने दिनों में आती है? 28 दिनों में। यानी कि महीने में पूर्णिमा केवल एक ही बार आती है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब जरा देखिए कि 28 दिन में पूर्णिमा एक बार आती है, लेकिन अगर मैं ये मान लूं कि कोई ऐसा संयोग बन जाए, क्योंकि जरूर बनेगा, क्योंकि आपको पता है हमारा 28 की फरवरी होती है, कभी कभी 29 की हो जाती है, तो ऐसा संयोग बन जाए कि जो हमारा पूर्णिमासी है, यानी कि पूर्णिमा मान लीजिए 1 तारीख को, 2 तारीख को या 3 तारीख के बीच में अगर हमारा पूर्णिमा हो जाए, तो जल्दी से बताइए कि अगर यहां पूर्णिमा थी तब पूर्णिमा कब आएगी? कॉमन सेंस की बात है, 28 दिन बाद, यानी कि 29 तारीख को। अब 29 तारीख को, तो इसका मतलब क्या है? महीने में, एक महीने में 2 बार आ गई पूर्णिमा, तो पहले वाली को तो पूर्णिमा ही कहेंगे, पहले वाले को तो पूर्णिमा कहेंगे, लेकिन ये जो दूसरी पूर्णिमा है ना महीने की, इसे कहेंगे हमारा क्या? ब्लू मून। इसे कहेंगे क्या? हमारा फुल मून। पूर्णिमा को कहते हैं फुल मून, पूर्णिमा को क्या कहेंगे? फुल मून, और इसको कहेंगे ब्लू मून। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यदि प्रारंभ में पूर्णिमा हो तो महीने में से क्या? पूर्णिमा, और दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। ऐसे ही सूर्य के प्रकीर्णन से केवल, अच्छा आपको पता है कि ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है और ये चंदा पे पड़ता है। भाई देखो, ये हमारा सूरज का प्रकाश है और ये हमारा चंद्रमा है, तो ये हमारा चंद्रमा पे जाता है, और मान लीजिए हम यहाँ पर पृथ्वी पर है, अरे यही तो रिफ्लेक्ट होकर हमको दिखाई देता है, तभी तो दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है? प्रकीर्णन हो जाता है। आसान भाषा में समझिए कि सूरज का जो प्रकाश है ना, तो उसके हमारी पृथ्वी मतलब वायुमंडल भी तो यार हमारे सौरमंडल में, तो वायुमंडल में कई सारे कण भी हैं, धूल कण भी हैं, तो इनसे प्रकाश जाता है, प्रकाश रिफ्लेक्ट भी करता है, रिफ्रैक्ट भी करता है, रिफ्रैक्शन भी होता है ना, रिफ्लेक्शन भी होता है। कहने का मतलब ये है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जब होता है, यानी कि जब परावर्तन होता है तो वह वापस चला जाएगा। एक होता है प्रकीर्णन, जिसके कारण थोड़ा सा रंग क्या होता है? बदल जाता है। आसान भाषा में कहें तो कभी कभी हमारा प्रकीर्णन प्रक्रिया के कारण चंद्रमा पे केवल कौन सा? अरे 7 रंग, इंद्रधनुष देखा है ना, 7 रंग होते हैं हमारे, तो 7 रंगों में से केवल क्या? रेड रंग, जो हमारा रेड कलर है, वही चंद्रमा तक पहुंच पाता है। और क्योंकि चंद्रमा पे आपको पता है थोड़ा सा आयरन वायरन भी तो हमारा पाया जाता है ना, तो जब ये रेड रंग यहां पर पाया जाता है और यहां पर रिफ्लेक्ट होकर कैसा रंग दिखाई देगा? रेड ही दिखाई देगा ना। तो जब सूर्य के प्रकीर्णन से केवल लाल रंग का प्रभाव चंद्रमा पर होता है तो हमारा चंद्रमा कैसे दिखाई देने लगता है? लाल कलर का दिखाई देने लगता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? रेड मून कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड मून कहते हैं। और एक चीज और कि जब उपभू की स्थिति होती है, तो बताइए चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है ना सबसे ज्यादा, और कोई भी चीज निकट होती है तो आप सभी को पता, भाई देखो सिंपल सीधा कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज नजदीक है तो बड़े आकार की दिखाई देती है, और कोई चीज दूर है तो छोटे आकार की दिखाई देती है। अब सिंपल सी बात है कि उपभू की स्थिति में जब चंद्रमा यहां पर होगा और उपभू की स्थिति में अगर पूर्णिमा हो जाए, है ना, पूर्णिमा हो जाए, फुल मून हो जाए, तो वो पूर्णिमासी के चांद तो दिखाई देगा, लेकिन वो सबसे बड़ा चांद दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सबसे बड़ा। यानी कि जितने सारी पूर्णिमा पे चांद दिखाई देता है ना, उन सबसे बड़ा चांद। क्यों? क्योंकि उपभू की स्थिति है और चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ज्यादा निकट आ जाता है, नजदीक आता है। इसी को हमारा क्या कहते हैं? सुपर मून। क्या कहते हैं इसको? सुपर मून, क्योंकि ये बहुत बड़े आकार का हो जाता है।
साथ ही बच्चे रात का जो तापमान है ना, अगर चंद्रमा पे आप जाएंगे तो -180 डिग्री सेल्सियस तापमान है, यानी कि बहुत बर्फ जम जाएगा बुरी तरीके से। और यहां देखेंगे दिन का तापमान, तो दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है। तो आप देखिएगा दिन का तापमान कितना अधिक है और रात का तापमान कितना कम है। तो इस तरीके से अद्भुत चीजें हमारे चंद्रमा के बारे में हैं। कुछ चीजें और समझ लीजिए, जैसे सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। सिंपल सी बात है, ये हमारा सूरज है और ये हमारा क्या है, मून, ये हमारा चंदा मामा है। अगर ऐसी स्थिति बन जाए, क्योंकि ये चंदा मामा तो इसके चारों ओर पास घूम रहे हैं ना पृथ्वी के, आप जरा समझिए कि अगर ये यहां पर आ जाएं तो क्या ये चंद्रमा की रोशनी को नहीं ढक लेंगे चंदा मामा जी? अगर चंदा मामा ने सूर्य के प्रकाश को ढक लिया तो क्या हमको सूरज नजर आने वाला है? नहीं। फिर सूर्य की कुछ किरणें हमको ऐसे करके नजर आएंगी, यहां से नजर आएंगी, लेकिन सूरज नजर नहीं आएगा। और सूरज नजर नहीं आता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रहण लग गया है। कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। क्यों सूर्य ग्रहण क्यों लगा? क्योंकि सूरज की रोशनी छिपी है, सूरज का प्रभाव कम हुआ है। किसके प्रभाव में आके? चंद्रमा के प्रभाव में आके। यानी कि चंद्रमा इनके पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। जब एक ऐसी स्थिति बने कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखीय दिशा में हो, तो उस समय पर हमारा सूर्य ग्रहण होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण सूर्य हमारा ढक जाता है और उसका प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। तो हमको सूर्य नजर नहीं आता है, लेकिन इसके चारों ओर पास से कुछ रोशनी नजर आती है हल्की हल्की। इसलिए आपने देखा होगा कि सूर्य ग्रहण कुछ समय तक चलता है। तो ये कुछ मिनटों का भी हो सकता है और कुछ घंटों का भी हो सकता है। ये हमारा सूर्य ग्रहण होता है। आई होप आपको सूर्य ग्रहण क्लियर हुआ होगा। साथ ही जरा देखिएगा कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है। अब जाहिर सी बात है कि जब एक ऐसी सरल रेखीय स्थिति बनेगी कि सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा एक साथ एक ही दिशा में होंगे, है ना, मतलब सॉरी एक सरल रेखीय दिशा में होंगे, स्थिति में होंगे, तो उसे हमारा क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण। ऐसा क्यों? क्योंकि ये चंद्रमा किसके कारण दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्शन के कारण। लेकिन चंद्रमा और सूर्य के बीच में अगर हमारी पृथ्वी आ जाए तो क्या प्रकाश पहुंच पाएगा चंदा मामा तक? और जब चंदा मामा तक प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो ब्लैक नजर आएंगे। और जितनी देर तक ये स्थिति ऐसी रहती है तब तक क्या रहता है, चंद्र ग्रहण। लेकिन आपको पता है ना कि ये तो हमारे घूमते रहते हैं, भाई चंदा भी तो घूमता रहता है। और ये क्या करेगा, ये थोड़ी देर के बाद चंद्रमा यहां पर आ जाएगा और जैसे यहां पर आएगा तो फिर सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमारा चंद्रमा यहां पहुंच गया तो हमारा चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा। देख रहे हो आप, चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा हमारा। इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस रहता है सूर्य ग्रहण का और चंद्र ग्रहण का। इसके पीछे हमारे पुराणों में एक बात और बता रखी है कि चंद्रमा पर जो ग्रहण लगता है ना, उनके पीछे का एक अन्य कारण है राहु और केतु, जो कि अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये राहु केतु कौन है? अगर आपने सागर मंथन के बारे में सुना है कि जब देवता और राक्षसों के बीच में युद्ध हो गया था तो सागर मंथन हुआ था। उस सागर मंथन में से जो भी चीज निकल रही थी वो आपस में बट रही थी कि एक बार इसके हिस्से में जाएगी तो एक बार इसके हिस्से में जाएगी। तो जो अमृत था वो अमृत मान लीजिए देवताओं के हिस्से में आया, ऐसे मान लेते हैं। वो एक कहानी थी, वो आप सब जानते हैं कि किसके हिस्से में आया, वो आप खुद देख लीजिएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं वो चीज समझिए कि जब देवताओं के हिस्से में वो अमृत आया तो सब अमृत को क्या कर रहे थे, पी रहे थे सारे के सारे देवता। लेकिन गलती से चुपके से एक बदमाश आदमी, यानी कि वो जो राक्षस था, वो घुस गया लाइन में और गलती से उसने भी क्या कर लिया, पी लिया, अमृत पी लिया। अब पीछे से कौन, चंद्र महाराज और हमारे क्या बोलते इंद्र देवता, इनको इशारा कर रहे थे देवताओं को, अरे कि इसको मत पिलाओ, इसको मत पिलाओ, ये राक्षस घुस गया है। लेकिन उनको जल्दबाजी में याद नहीं रहा और क्या करा, उसको पिला दिया। इतने में ही विष्णु जी को जब इशारा किया गया कि देखो जी राक्षस ने ये पी लिया, ये तो अमर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उनके 2 टुकड़े कर दिए। एक मतलब इतना हिस्सा काट दिया बीच में से उनको, तो वो राक्षस क्या बन गए, राहु और केतु बने। ठीक है। और इन्हीं राहु केतु क्या वो क्या करते हैं कि चंद्रमा ने, क्योंकि क्या कर दिया था, चंद्रमा जी ने विष्णु जी को बता दिया था कि मतलब वो अमृत पी रहे, तो वो किलस गया इस बात से,
राहु केतु कलप गए तो बताते हैं कि राहु और केतु अपना बदला लेते हैं, अपना बदला पूरा करते हैं। इस तरीके से वो सूर्य और चंद्रमा पर अपने प्रभाव को प्रदर्शित करके दिखाते हैं। चलिए, ये तो एक अलग की कहानी थी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।